नमस्कार दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। तो यह निकल एवं लोहे से। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है। तो इसका उत्तर है सुनामी। निम्नलिखित में से किसी एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है। तो इसमें पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, जलाऊ लकड़ी नहीं है। 21 मार्च 2021 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण है सूर्य की किरणें विषुवत अर्थ पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। आज का 35वां प्रश्न है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तु गिरने लगती है। तो 6 या उससे अधिक तीव्रता पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी निक्षेपण कार्य का परिणाम है। बाढ़ग्रस्त मैदान। बेरिंग जलडमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से है। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को कहा जाता है। तो इसे पीसी कल्चर कहते हैं। निम्नलिखित में से घास भूमियों में से कौन सी अमेरिका मूल निवासियों का निवास स्थल है। तो इसका है प्रेरिज। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञानों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, सामाजिक विज्ञान वे विज्ञान है जो समाज के विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। बी है, सामाजिक विज्ञान केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये सही है लेकिन बी गलत है। इसमें बी, सामाजिक विज्ञान केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, ये गलत है। इसमें कथन जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती है। अगला प्रश्न है, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो 66.5 डिग्री है। निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है। इसमें प्रतीक नहीं है। आकार होता है, दिशा होती है, दूरी होती है, प्रतीक नहीं होता। रोल्ट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं है। तो इसमें यह शर्त नहीं थी, उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये 3 बाकी शर्तें थी। उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये थी। अगला 46 नंबर प्रश्न है आपके, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे तो वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था वो थे बोधिसत्व। गर्भगृह के कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था वे स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तो इसका उत्तर है वे स्थान जहाँ मुख्य देवी और या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। अगला प्रश्न है 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ये है घास स्थल है। तो ये सवाना। हैगियोग्राफी का संबंध है
संत की के जीवनी लेखन से। शासक की आत्मकथा लेखन से नहीं है, संत की आत्मकथा लेखन से नहीं है, शासक के जीवनी लेखन से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर राइट है, संत के जीवनी लेखन से है। अगला 50वां प्रश्न है आपका। खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कृषि विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। बी है, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो इसमें ए सही है, बी गलत है। बी गलत है। ये खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। ये कथन गलत था। अगला प्रश्न है, एवं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। तो इसमें ए राइट है। एवं राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। ये गलत है। 2 नंबर, एवं राज्य बेकार पर निर्भर था। ये सही है। एवं समाज बहुत ही परिष्कृत था। ये भी कथन सही है। मुहैया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके एवं राज्य की स्थापना की गई। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है अर्थशास्त्र। ये राजनीति से संबंधित पुस्तक थी, लेकिन नाम उसका अर्थशास्त्र था। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला ए है, पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा बुरुज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बी है, अभिलेख पत्र तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर शब्दों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेख पत्र या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर शब्दों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इसमें दोनों कथन सही है। पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा बुरुज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बी कथन भी सही है इसका। अभिलेख पत्र तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर शब्दों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अगला प्रश्न है, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणी थे। इसमें 1 नंबर है बौद्ध मठ, 2 नंबर है धातु के सिक्के जिन पर आकृतियाँ बनाई जाती थी, 3 है शिल्पकारों व्यापारियों का संघ, 4 नंबर है कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों का फाल। तो इसमें उत्तर है 3 नंबर, शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ। वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था। वो चलन प्रारंभ हुआ था तलचित्र। अगला प्रश्न है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो कुषाण शासक प्रसिद्ध थे लगभग 2000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में फारसी भाषा एक प्रशासनिक भाषा थी। अगला प्रश्न है, साइक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य के भारतीय शासकों को बाध्य किया। तो इसका आंसर है, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजातीय
समूह में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में से केंद्रित है? तो गौड़ नहीं है, इसमें भोटिया है। माला इरवल नहीं है, भील नहीं है। गौड़ झारखंड में है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? तो इसमें उत्तर है आंध्र प्रदेश। कलमकारी छापे के लिए आंध्र प्रदेश राज्य प्रसिद्ध है। कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रत्यक्ष अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें आंदोलन के समाधान का होना आवश्यक नहीं है। बाकी तीनों कथन ये सही है। आंदोलन से संबंधित समस्याओं का के क्षेत्र, आंदोलन की पृष्ठभूमि, आंदोलन के उद्देश्य सही है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? तो इसका उत्तर है विभिन्न मतों का सम्मान करना, विचारों अभ्यासों का परीक्षण करना। बाकी तीन कथन भी सही है, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट कथन एक ही सही है। विभिन्न मतों का सम्मान करना और विचारों में अभ्यासों का परीक्षण करना। याद करने को प्रोत्साहित करना ये नहीं है। सामाजिक पदानुक्रमों का स्वीकार करना ये भी नहीं है। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना यह भी नहीं है। तो मुख्य बल इस पर देता है 1 नंबर पर। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है? तो इसका उत्तर है उच्च प्राथमिक भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। इसका आंसर ए सही है, 1 नंबर। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे, रटकर सीखने पर बल नहीं देंगे, प्रत्येक पाठ को शैक्षिक विवरण लिखाएंगे, ये नहीं करेंगे, प्रश्न उत्तर तकनीकी का प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा बहुत सही हो सकता है, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट आंसर है 1 नंबर, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है? तो इसका उत्तर है एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्र करना, मतलब वास्तविक चित्र दिखाई देता है, वैसा दिखाई देता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समस्या, विद्यार्थियों की पहचान करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना, बच्चों को श्रेणियों में बांटना, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। 2 नंबर उत्तर सही है। हमारे चैनल सुपर क्लासेस जीके को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये हमारा पेपर एनसीईआरटी की पुस्तकों पर आधारित है, तो आपके सभी दोस्तों को ये हमारा पेपर शेयर ज़रूर करें। ये सामाजिक विज्ञान से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको रीट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं में देखने में मिलेंगे। अभी हमें तकनीकी की कम जानकारी होने के कारण हम वैसा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं जैसा कि बड़े बड़े चैनल के लोग बनाते हैं। हमारे छोटे से चैनल सुपर क्लासेस जीके को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक वे अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में वे को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है 1 नंबर, विभिन्न कला अवधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, वर्तमान की भूतकाल की समानताओं पर प्रकाश डालना, विभिन्न शासकों के व्यक्तित्वों पर प्रकाश डालना, अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका उत्तर 1 है, विभिन्न कला अवधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना।
अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है, जिससे कि किसी भी रचना, किसी भी कहानी आदि रचनाओं की जा सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। पर्यावरण संसाधन विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करके। तो इसका उत्तर यही है, बाकी तीन कथन नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। तो भूगोल में पर्यावरण भी आती है, संसाधन और एवं विकास के मुद्दे भी आते हैं, इसलिए इसका उत्तर ये है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे? तो ये आलोचनात्मक प्रश्न है आपके। उपरोक्त प्रश्नों में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना या आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो रहा है इसमें। तो इसका उत्तर ए होगा। साहित्य का महत्व नहीं होगा इसमें, स्रोत का महत्व भी नहीं होगा, संस्कृति का सम्मान भी नहीं होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। जब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा ये रणनीति क्यों अपनाई गई है? तो इसका उत्तर है विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज भावना को विकसित करना। यह नहीं दिखाना है कि इसका एक नंबर कथन ये कह रहा है कि ये दिखाना कि लड़के और लड़कियों को इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। ये बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है। 3 नंबर है पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, ये भी नहीं है। तो विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना है। इतिहास की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ की शुरुआत में एक युवा लड़की और लड़के के द्वारा की गई चर्चा के बारे में ये उत्तर सही होगा आपके लिए। तो अगला प्रश्न लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? याद करने योग्य, एक अभिलेख के रूप में, अंतिम वक्तव्य के रूप में, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में और ज्ञान भंडार के रूप में। तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, ये उत्तर सही है इसमें। अगला प्रश्न है, वर्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? वर्त आरेख तो फर्स्ट नंबर है ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना। 2 नंबर है एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना। 3 नंबर है विभिन्न मात्राओं की तुलना करना। 4 नंबर है समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। तो इसका वर्त आरेख का मतलब किसी भी चीज़ की विस्तारित जानकारी देना है। वर्त आरेख का उद्देश्य होता है समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। इसका उत्तर होगा 4 नंबर। सक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए उपयुक्त है। इसका उत्तर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना। यह है संक्रियात्मक मूल्यांकन का
के लिए अनुपयुक्त है। इसका आंसर ग्रेड का निर्धारण करना सही है। विद्यार्थी की सीखने का सारांशीकरण सर करना यह सही है। प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना यह भी सही है, लेकिन इसमें 4 नंबर कथन अनुपयुक्त है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना यह नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचान किया जा सकता है। इसमें तो यही उत्तर सही है। लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। इसमें यह कथन सही है। 1 नंबर आंसर सही है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? तटस्थ और संवेदनशील। कैसी भाषा होनी है? तटस्थ और संवेदनशील। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। तो इसका उत्तर 3 है। तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए। आंसर नंबर 3 राइट है इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें 1 नंबर कथन सत्य नहीं है और 3 कथन सत्य है। वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो वित्त से संबंधित मामलों में तो सरकार की मंजूरी महत्वपूर्ण होगी, तो इसमें यह कथन गलत है। 2 नंबर कथन सही है। इसमें हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। सही है। लोकसभा, विधानसभा सभी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 3 है, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। बिल्कुल सही है। प्रश्न के काल के बाद में शून्यकाल होता है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद का निर्माण करती है। तो इसके अनुच्छेद है 79, 80 और 81। संसद का निर्माण होता है अनुच्छेद 79, 80 और 81 से। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका उत्तर है आपके सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। इसमें उत्तर है आपके सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये सभी प्रश्न NCERT की पुस्तक कक्षा 6 से लगाकर 12 की पुस्तकों पर आधारित हैं। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगला प्रश्न लेते हैं हम। कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा ये रणनीति क्यों अपनाई गई है? क्योंकि ये विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना विकसित करने के लिए अपनाई गई है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। ये रिपीट हो गई आपके 2 सवाल। सॉरी सर। अगला प्रश्न लेते हैं। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? संसाधन के रूप में लोगों का महत्व, भौतिक संसाधनों का महत्व, मानव के द्वारा संसाधनों का महत्व,
मानव के द्वारा संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या का वितरण। तो मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहते हो? संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। अगर लोग ही नहीं होंगे तो संसाधनों का क्या महत्व होगा? तो मानव के रूप, संसाधनों के रूप में लोगों का महत्व होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है, न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। और ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह भी सही है। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच में नहीं। ये कथन गलत है। चौथा भी कथन सही है, न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है, न्यायपालिका जो हमारी संसद का तीसरा अंग है, बिल्कुल स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है? जमीन को बेचने से संबंधित विवाद, बच्चे को रखने का दावा करना, दहेज के लिए महिला को परेशान करना, तलाक का केस फाइल करना। दीवानी मामलों कानून के अंतर्गत नहीं आता है। दहेज के लिए महिला को परेशान करना ये फौजदारी मामले के अंतर्गत आता है, दीवानी मामले के अंतर्गत नहीं आता है। जमीन को बेचने से संबंधित विवाद दीवानी में आता है। बच्चों को रखने का दावा करना ये दीवानी का है। तलाक का केस फाइल करना ये भी दीवानी मामले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत। तो इसमें इसका उत्तर एक सही है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो यह अदालत में जा सकता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत आप जानते ही हैं, तो इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 32 है, आप सभी को पता है। तो उससे हम अपने अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में केस लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं। 2 नंबर की कथन है मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 3 नंबर है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 4 नंबर है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए। विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसका आंसर यही है। मुख्यमंत्री तो नियुक्त होता है राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये गलत है। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? ए है, 1 नंबर है लोगों को रोजगार देने के संबंध में सरकारी योजना लागू करना। बिल्कुल सही है, सरकारी योजना लागू करना ये तो कार्य है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। पंचायत सचिव को कहाँ चुनती है? ग्राम पंचायत तो सरपंच को चुनती है। कथन नंबर 3 है, 3 नंबर है गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव। बिल्कुल सही है ये तो। स्थानीय कर लगाना ये भी सही है, कर लगाना और इकट्ठा करना ग्राम पंचायत का कार्य है, राइट। हमारे चैनल सुपर क्लास से जीके को बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ये हमारा छोटा सा प्रयास है आपके लिए। आपको पसंद आए तो हमारा चैनल सुपर क्लास से जीके को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं और अच्छे से अच्छे प्रश्न लेके आएँ जो आपके सुपर टेट, रिट, पटवार सभी में काम आए। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है,
गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। तो इसमें नंबर 1 कथन है, चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच की सत्ता की साझेदारी। यह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी, इसमें बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी, ये भी बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। 4 नंबर, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी, तो ये तो हो गया संशासित हो गया। तो इसमें 1 नंबर सही है। चुनाव के बाद किसी भी दल को, जैसे दोनों दल में किसी भी विधानसभा या लोकसभा में 200 सीटें हैं और एक दल को 99 सीटें मिल गई है, तो उसको सरकार बनाने के लिए 101 सीटें चाहिए। तो वह दूसरी पार्टी से 2 सीटें लेके अपनी सरकार बनाएगा, तो वो बहुमत हो गया। तो बहुमत को गठबंधन भी कहते हैं। तो चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच की सत्ता की साझेदारी गठबंधन कहलाती है। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित फौजदारी कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? 3 अधिकार तो दिए गए हैं, 3 कथन तो सही है, इनमें से 1 नहीं है। तो इसमें पहला कथन नहीं, गलत है। पुलिस हिरासत में लिए गए इकबाली अभियान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये गलत है। वो अपना बयान चेंज भी कर सकता है, पुलिस के दबाव में कुछ भी बोल सकता है, तो ये कथन गलत है। आपको गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष